सेकंड चैप्टर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। यहाँ कंपनी का मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आई थी। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म यहाँ पे मर्चेंट से बना है। मर्चेंट माने क्या होता है? व्यापारी। और मर्केंटिलिज्म का मतलब हो गया एक पर्टेनिंग टू कमर्शियल अफेयर एंड ट्रेड। मर्केंटिलिज्म का मतलब होता है पर्टेनिंग टू कमर्शियल अफेयर्स एंड ट्रेड्स। ट्रेडिंग को प्रमोट करना। दूसरा है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब एक्सक्लूसिव और कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सम कमोडिटी और एक्सक्लूसिव राइट ऑफ सेलिंग इट। किसी भी चीज को बेचने का, किसी भी चीज के ऊपर कंट्रोल, अपना पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है उसको मोनोपोली कहते हैं। मतलब कंप्लीट कंट्रोल किसी भी चीज के ऊपर, अपना पूरा अधिकार कि वो किसी भी तरीके से आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं, वो मोनोपोली कहलाती है। परक्यूशन का मतलब होता है प्रोसेस, क्रूल एंड अनफेयर ट्रीटमेंट। और इंडेमनिटी का मतलब है कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब मुआवजा। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? मुआवजा। दीवानी, दीवानी का मतलब क्या होता है? आपका रिवेन्यू कलेक्शन करना, लगान वसूल करना। और ट्रूस का मतलब होता है टेम्पररी पीस, एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट टू स्टॉप फाइटिंग। ट्रूस का मतलब क्या होता है? एक संधि, जिसके तहत कोई भी दो जो शत्रु होते हैं उनके बीच में संधि हो जाए और उनको ये लड़ाई करना बंद कर दे। वो एग्रीमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रूस कहते हैं। एक टेम्पररी पीस को क्या कहते हैं? ट्रूस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ टर्म्स थी जो आगे यूज की जाएंगी। सबसे पहले आगे पहली टर्म आपकी मर्केंटिलिज्म मीन्स व्यापार। क्या होता है ये? आइडियोलॉजी, विचारधारा ऑफ मर्केंटिलिज्म वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित थी दैट के बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस व्यापारिक एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब समूह, शुड मेक प्रॉफिट, कमा सकता है मेनली थ्रू ट्रेड। विशेषकर व्यापार के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई कर सकता है। व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक ग्रुप भी, जिसे हम ट्रेडिंग, जिसे हम एंटरप्राइज कहते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट कुड बी अर्नड, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता था ओनली केवल इफ रॉ मटेरियल कुड बी बॉट एट मिनिमम प्राइस एंड सोल्ड एट ए मैक्सिमम प्राइस। कब? जब कच्चा माल, रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल जो है वो कम से कम कीमत पे खरीदा जाए और बना हुआ माल ज्यादा से ज्यादा कीमत पे बेचा जाए। ये था आपका मर्केंटिलिज्म का आइडियोलॉजी। कच्चा माल का मतलब हो गया जिससे माल बनता है। जैसे हम शर्ट की बात करें, कॉटन की बात करें, कॉटन का कपड़ा जो होता है किससे बनता है? कपास से, कॉटन से बनता है। तो कॉटन को सस्ते में खरीदो, उससे बना हुआ कपड़ा महंगे महंगे में बेचो, इससे प्रॉफिट होगा अच्छा। ठीक है, तो ये था आपका आइडियोलॉजी ऑफ मर्केंटिलिज्म। दिस वाज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर वाज नो कंपटीटर इन ट्रेड। और ऐसा कब हो सकता है? जब ट्रेडिंग में कोई कंपटीशन ना हो। तो अपनी मर्जी के क्या करेगा बंदा? रेट करेगा। सोचो कि अगर सामने वाला बंदा जो है, दूसरा जो बंदा है, वही मटेरियल जो है आपसे सस्ते में बेच रहा है, तो आपको अगर ट्रेडिंग में टिकना है तो आपको अपना रेट कम करना पड़ेगा। और अगर सामने कोई बंदा ही नहीं है तो आप अपनी मर्जी के रेट लगाएंगे, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। अंडर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंडर, दिस वाज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर वाज नो कंपटीटर इन द ट्रेड। अंडर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत द गवर्नमेंट्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज सपोर्टेड द होम प्रोड्यूसर बाय मींस ऑफ प्रोटेक्टिव टैरिफ, दैट इज बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट। उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यूरोपियन कंट्री की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया? इस चीज को सपोर्ट करने के लिए जो होम प्रोड्यूसर जो थे, घर से जो मटेरियल बनाने वाले लोग थे, उनको प्रोटेक्टिव टैरिफ्स दिए। क्या थे वो प्रोटेक्टिव टैरिफ्स? कि उन्होंने एक्सपोर्ट को तो प्रमोट किया और इंपोर्ट पे क्या कर दिया? इम्पोज कर दिया। जैसे कि हमारे भारत का जो कपड़ा था वो विदेश में जाकर के बहुत मुश्किल से बिकता था, और बिकता था तो बहुत महंगा बिकता था। इसलिए लोगों को मजबूरी में पसंद था भारत का कपड़ा, लेकिन मजबूरी में उन्हें इंग्लैंड में बना हुआ कपड़ा ही खरीदना पड़ता था क्योंकि वो सस्ता था। ये था उनकी पॉलिसी कि एक्सपोर्ट को तो क्या करो आप? प्रमोट करो। माल हम बना बना के बेचे लोगों को, लेकिन खरीदे कम से कम हम लोग बना बनाया माल। ये था उनका। मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म बिटवीन 16 एंड 1800। 1600 से 1800 ईस्वी के 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में वेस्टर्न यूरोप के ज्यादातर जो स्टेट्स थे
उनमें ये मर्केंटिलिज्म की पॉलिसी जो थी ये बहुत ज्यादा थी। वो लोग क्या करते थे उस दौरान, माल अपना कच्चा माल खरीदते थे, अपना बनाया हुआ माल बेचते थे। बना बनाया माल दूसरे देशों का कम से कम यूज होता था, और यही कारण था कि वो डेवलप्ड कंट्री है आज। उन्होंने अपना खुद का बाजार बनाया, खुद का प्रोडक्शन बनाया, और आज वो काफी ऊपर है। मर्केंटाइलिज्म became the most important factor in the establishment of colonies. उपनिवेश, जो देश गुलाम बने, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इस मर्केंटाइलिज्म की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज ऑफ इंग्लैंड सी पावर, had a superior position in this respect. अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, इनके पास इंग्लैंड की जो समुद्री पावर जो थी, इनका अधिकार था। मतलब गवर्नमेंट जो थी वो क्या करती थी, ये अधिकार बेचा करती थी, एक साल के लिए इस समुद्र के ऊपर अधिकार आपका है, हमें इतना पैसा दे दो। इस तरीके से उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंग्लैंड के सी एरिया थे, उसके पावर, उसके अधिकार थे उसके पास, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल थी। और उन्होंने क्या किया, आगे जाकर के इस चीज को हमारे इंडिया की तरफ भी आए वो समुद्र के रास्ते से। अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी ट्रेडिंग के अंदर, और भी कई कंट्री थे, यूरोपियन कंट्री। अब उनके बीच में क्या हुआ, युद्ध हो गया, वार हो गया, इसे कहते हैं ट्रेड वार। The race of colonies led to many war among the European countries in the 17th and 18th century. अब लोगों में होड़ लग गई, जो यूरोप के जो कंट्री थे उनमें एक होड़ लग गई कि कौन सा किस देश को अपना गुलाम बनाए, अपनी कॉलोनी बनाए, और वहां वो ट्रेडिंग करे। तो इससे क्या हुआ, उनके बीच में युद्ध हो गया। These were known as trade wars, और इन्हें कहा गया ट्रेड वार। छोटे छोटे युद्ध हुए उनके बीच में। The countries involved in trade war, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन। ये मुख्यतः चार ऐसे देश थे जो ट्रेड वार में शामिल थे। कौन से? पुर्तगाल थे, हॉलैंड थे, फ्रांस थे और ब्रिटेन में। ये चारों ही हमारे देश में आए। पुर्तगाल और हॉलैंड तो सबसे पहले चले गए, भाग गए थे। फ्रांस और ब्रिटेन टिके। ये दोनों बाद में, जब मैसूर के 2-3 युद्ध हुए तो उसके बाद में फिर फ्रांस भी भाग गया था। फाइन क्वालिटी इंडियन कॉटन एंड सिल्क वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। देखिएगा, हमारे देश का कॉटन और सिल्क जो था वो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा डिमांड में था। स्पाइसेस, मसाले सच एज पेपर, क्लोव, कार्डमम, सिनामन वर आल्सो इन ग्रेट यूरोप, ग्रेट डिमांड। जैसे आपकी काली मिर्च हो गया, क्लोव क्या होती है, लौंग होती है, कार्डमम क्या होता है आपका, कार्डमम क्या होता है, सिनामिनन, दालचीनी वगैरह, ये सब चीजें, तेज पत्ता, ये चीजें जो थी ये आपके वो काफी डिमांड में थे। However, the all European companies were interested in trading in the same thing. अब सारी की सारी यूरोपियन कंपनी जो थी वो इन्हीं चीजों में व्यापार करना चाहती, तो कंपटीशन तो हो गया उनमें। As a result of this competition among European companies, price went up considerably, which reduced their profits. इससे क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। वो सोचे हाँ भाई, जैसे कोई भी एक सामान बेचने वाला है, स्पाइस बेचने वाला, एक कंपनी उसके पास जाएगी, भैया मैं तेरे को 100 रुपए किलो दूंगी, ये मेरे को दे दे। दूसरा कहेगा भाई हाँ 150 रुपए किलो हम देंगे तेरे को। इससे क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया तो क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हो गया, लूज हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। तो ये जो था, अब बाद में एक पॉलिसी बनती है कि कौन किस फील्ड के अंदर काम करेगा, ट्रेडिंग करेगा, वो सब था। और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, इन दोनों के बीच, इनके बीच में युद्ध भी हुआ थोड़ा सा। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में।